बोया जाता है। दूसरा अपन गर्म जल उपचार जो कि भौतिक विधि है उसको भी अपना सकते हैं, ठीक है। या फिर ब्राउन बीजों को बुवाई से पूर्व क्या कर सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में, किसमें, ब्राइन सॉल्यूशन, नमक के घोल 20%, कितना लेते हैं, 20% में भिगोकर 24 कितने टाइम तक रखते हैं, 12 से 24 घंटे तक। ब्राउन सॉल्यूशन 20% में 12 से 24 घंटे तक भिगो कर रखा जाता है। कब रखा जाता है, बुवाई से पूर्व, 12 से 24 घंटे तक को बुवाई से पूर्व रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, नमक के घोल। ये जिसके 3 उपचार हैं जो आसानी से अपन अपना सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए, स्मट डिजीज के नियंत्रण के लिए, किसमें, गेहूं में। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट जो रोग है गेहूं का वो है करनाल वंट रोग। कौन सा रोग है, करनाल वंट रोग। नंबर 3 अपन लिखते हैं, इसका नाम करनाल वंट क्यों रखा था, इस रोग को मित्रा ने, किसने, मित्रा ने 1931 में सर्वप्रथम करनाल पंजाब में खोजा था, क्योंकि करनाल उस टाइम पंजाब में आता था, स्टेट नहीं बना था, हरियाणा तो बाद में बना है। उस टाइम एक ही स्टेट था पंजाब, पंजाब से अलग होकर हरियाणा स्टेट को बनाया गया था। तो उससे पहले इसको जो खोजा था मित्रा ने, वो कहाँ पर खोजा था, करनाल पंजाब में, अब कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले इस रोग की खोज की गई थी। ये गेहूं की न्यू इमर्जिंग, मतलब देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे पेंडेमिक रोग के रूप में ये जो रोग है वो अब आगे निकल के या उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल में अधिक नुकसान पहुंचाता है। और जिस फसल में ये रोग एक बार लग जाए तो उस फसल को नहीं छोड़ता, वो खत्म कर देता है। इसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान नहीं है और रोगों के अपेक्षा। इस रोग को गेहूं का कैंसर रोग भी कहा जाता है। और क्या कहेंगे, ये महामारी के रूप में जहाँ पर भी अब लग जाए तो आगे पेंडेमिक, महामारी जैसी सिचुएशन बन कर देता है। जैसे अभी कोरोना ने महामारी, रोगों से भी महामारी आई हुई है, कई रोगों ने फैलाया हुआ है जिसको अपन अकाल के नाम से जानते हैं। तो ये पेंडेमिक डिजीज के रूप में भी इमर्ज हो रहा है। पेंडेमिक डिजीज मतलब ऐसे रोग जिनको कंट्रोल करना था, जिस एरिया में ये फैल जाए। तो ये करनाल वंट है वो किसके द्वारा होता है, तो अपन बात करते हैं ये रोग भी कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक। और उस कवक का नाम है जो गेहूं में फैलता है, क्या नाम है, न्यूबोसिया इंडिका, नाम है न्यूबोसिया इंडिका। इस कवक के द्वारा ये रोग, ठीक है। इस रोग को सर्वप्रथम मित्रा ने 1931 करनाल पंजाब, ब्रैकेट में लिख लेना, अब हरियाणा, आपको पता ही है, आपको आता है हरियाणा, हो जाता है। ये जो गेहूं की नई जो रोग है, जो महामारी के रूप में, पेंडेमिक डिजीज के रूप में, यह रोग गेहूं में हमारी
तो अपन क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। चीज चलती है। ये इसे गेहूं का क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है, इसलिए इसे गेहूं का कैंसर रोग कहा जाता है। किलर रोग किसको बोलते हैं गेहूं का, गेहूं का किलर रोग कौन सा है, रोली रोग। किलर रोग कहलाता है रोली रोग। कौन सा रोली रोग, काला रोली रोग, याद रखना। इस रोग का प्रकोप अधिक होने पर, देखो एक इसकी विशेषता है, जब इस रोग का प्रकोप खेतों में अधिक रूप से हो जाता है तो जिस जगह पर ये इसका संक्रमण होता है उस जगह से, तो या उस पौधों में उस जगह पर ट्राइमिथाइल एमीन का प्रोडक्शन हो जाता है। किसका, ट्राइमिथाइल एमीन नामक एल्केलॉइड का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसके कारण उस खेत से सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आती है। कैसी, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आने लग जाती है। किसके कारण आती है, कवक का प्रकोप ज़्यादा होने पर फसल से जब हम गुजरते हैं तो सड़ी हुई मछली की बदबू आती है। और क्यों आती है, क्योंकि उस संक्रमण की वाली जगह पर क्या बन जाता है, ट्राइमिथाइल एमिक नामक एमीन नामक एल्केलॉइड बन जाता है। तो इसमें लिख लीजिए, इस रोग के संक्रमण द्वारा इस रोग का अधिक संक्रमण होता एक संक्रमण पर प्रेषित फसल में, प्रेषित पौधों में, पौधों में क्या बन जाता है, ट्राइमिथाइल एमीन। बनने के कारण फसल से कैसी बदबू आती है, गंध आती है, सड़ी हुई मछली जैसी ये इसके बारे में जो प्रमुख आउटलाइन है, और क्वेश्चन इन्हीं में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं, देखो सारे के सारे मैंने आपको इस रोग के जो प्रमुख क्वेश्चन है वो निकाल के आपको रख दिए। भाई क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कवक द्वारा जो उसका नाम बता दिया, किसने खोजा था, इतना डिटेल में तुम्हारे एग्जाम में नहीं जाएगा, फिर भी आप याद कर सको कर लेना। अभी जो न्यू इमर्जिंग डिजीज पेंडेमिक के रूप में इमर्ज हो रही है उसका भी मैंने आपको ब्यौरा यहाँ पे दिया है, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, याद कर लेना, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। कैंसर रोग का हो सकता है पूछ के, गेहूँ के कैंसर रोग किसको कहा जाता है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ जा सकता है। फिर जो संक्रमण वाली जगह पर है ये भी डिटेल वाला क्वेश्चन है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा, आप याद कर सको। सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है वो किसके कारण आती है, जो मैंने आपको लिखा दिया। ये क्वेश्चन आते हैं, इनके नियंत्रण के लिए अब अपन क्या करते हैं, इस रोग के नियंत्रण के लिए इनको जैव का छिड़काव किया जाता है। नियंत्रण हेतु क्या किया जाता है, मैनकोजेब का
अगर प्रकोप ज़्यादा हो तो मैनकोजेब के साथ कार्बन डाइजीन मिलाकर भी छिड़काव कर सकते। कितनी मात्रा लेते हैं तो मात्रा लिख लीजिए, 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आगे नंबर 4 पर जो रोग आता है गेहूं का, ईयर कोकल रोग। गेहूं के रोगों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जामों में, ठीक है, या गेहूं का गेंगला भी कहा जाता है। नंबर 4 पर जो रोग आता है कौन सा है? गेहूं का गेंगला। रोग है ईयर कोकल। किसके कारण होता है? एक हाँ, ये रोग होता है गेहूं में सूत्रकृमि के कारण होता है। नेमेटोड। और उस सूत्रकृमि का नाम एंग्विना क्रिटिसाई नाम है, एंग्विना। इस सूत्रकृमि से लगता है। ये क्या करता है? ये भी बीज के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? बीज के अंदर चला जाता है। और जब फसल ऐसे बीजों को बोया जाता है तो जो जर्मिनेटेड अंकुरित फसल होती है उसके साथ साथ ऊपर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? ऊपरी भाग में आ जाता है। और फिर आगे फ्लावर कली का बड में चला जाता है। उसके बाद बाली में, बाली से वापस बीज में अनाज चला जाता है। जब दानों को मसल के देखते हैं तो उसमें कोकल नज़र आते हैं, कोकून, ठीक है, छोटे छोटे दानेदार संरचना नज़र आती है काले कलर की। किसके कारण? ईयर कोकल के कारण, जो कि क्या होते हैं? सूत्रकृमि के अंडे या लार्वी उसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाती है? बाली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐंठन आ जाती है बाली में, है? आएगा, वो भी आएगा। तो ईयर कोकल के कारण क्या हो जाती है? बाली टेढ़ी पड़ जाती है, ठीक है। जहाँ से बाली लगी हुई है वहाँ से रुक जाती है, ठीक है। फिर बात करें तो इसको सर्वप्रथम मिलने ने बिहार में हो जाता। किसने? मिलने ने 1919 में बिहार में खोजा। मिलने ने रोग, डिटेल में आएंगे नहीं, साइंटिस्ट में लिखा रहा हूँ, आप लिखो तो ठीक है। इस रोग को हाँ 1919 में देखो जी, ये भी आंतरिक बीजोड़ रोग है। इसको भी अपन गर्म जल उपचार द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन भी इसका अच्छा उदाहरण है। नमक के घोल में तो इसका नियंत्रण दोनों से कर सकते हैं। नियंत्रण की बात करें तो अपन नेमेटिसाइड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बीजों से या बीज जनित रोग है, बीजों द्वारा फैलता है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है? एक तो मैं लिखा देता हूँ यहाँ गर्म जल उपचार, जो मैं पहले लिखा चुका हूँ, ठीक है, उसको पढ़ लेना, पहली वाली डिजीज।
गर्म जल उपचार 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बीजों को 15 मिनट तक, तो दोनों रोगों को ये कंट्रोल कर देता है। दूसरा क्या करते हैं इसमें नियंत्रण में, लाइन सॉल्यूशन के घोल में रखा जाता है, लाइन सॉल्यूशन के घोल में रखा जाता है। और क्या कर सकते हैं, कार्बोफ्यूरान 3 का छिड़काव किया जा सकता है। कार्बोफ्यूरान प्रकोप होने पर क्या करते हैं, खड़ी फसल कार्बोफ्यूरान 3G का मतलब होता है ये ग्रेन्यूल साइज में पाई जाती है। ठीक है, ग्रेन्यूल साइज में कितनी लेते हैं इसको, एट द रेट ऑफ इसकी मात्रा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग की जाती है। दिखाई दे रहा है सबको? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो रोग है वो है गेहूं का टुंडू रोग। और 5, गेहूं का टुंडू रोग, इसको बोलते हैं येलो ईयर रॉट भी या सेऊ रोग भी कहा जाता है। तीन नामों से जाना जाता है। किसके द्वारा होता है ये डिजीज, कॉम्प्लेक्स डिजीज। कौन सी डिजीज है, कॉम्प्लेक्स रोग है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि ये रोग एक से अधिक रोग कारकों द्वारा उत्पन्न होता है, कॉम्प्लेक्स रोग कहा जाता है, क्योंकि एक से अधिक रोग कारकों द्वारा उत्पन्न होता है। रोग एक से अधिक रोग कारक कौन कौन से हैं, एक तो इसमें क्या लगेगा, सूत्रकृमि। ठीक है, सूत्रकृमि क्या करता है, जड़ों को पंचर कर देता है। ठीक है, जब भी पंचर करने के बाद उसमें घाव बना देता है। घाव होने के बाद उस पर क्या है, बैक्टीरिया का कॉलोनीज बन जाती हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन जाती हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन द्वारा फसल में अत्यधिक प्रकोप होता है और उपज में भी अधिक हानि होती है। सूत्रकृमि प्लस किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। बात करें सूत्रकृमि, तो सूत्रकृमि का नाम क्या है, जो मैंने आपको लिखा है एंगिना ट्रिटिसाई। क्या नाम है, एंगिना ट्रिटिसाई। ठीक है, और बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो इसमें जो बैक्टीरिया लगता है वो लगता है क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई। कौन सा लगता है, क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई नामक बैक्टीरिया द्वारा ये रोग लगता है। कॉम्प्लेक्स रोग के नियंत्रण के लिए हमें दोनों का उपचार करना पड़ेगा, किसका, सूत्रकृमि का और बैक्टीरिया का। तो सूत्रकृमि में अपन जो एंगिना ट्रिटिसाई कंट्रोल के लिए अपनाते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है, और बैक्टीरिया के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। इसका, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स उपयोग किए जाते हैं। क्या उपयोग किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स उपयोग किए जाते हैं। तो इसका नियंत्रण आप लिख लीजिए, आगे लिखा देता हूँ। हाँ, बात करूँ इसकी थोड़ी हिस्ट्री अगर आपको बताऊँ, तो इसको वासुदेवा एटोल द्वारा या वासुदेवा एवं उनके सहयोगियों ने सन 1957 में 57-58 में नीम का थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट से खोजा था। सर्वप्रथम कहाँ से खोजा था, नीम का थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट। मौल्या नाम क्यों पड़ा इसका, सॉरी मौल्या नहीं, वो अलग है, मौल्या नहीं है, एट्रोडेरा अलग है। ठीक है, टुंडू रोग अलग है, टुंडू को तो नहीं, मौल्या रोग को अचिंसन और सॉरी वासुदेवा ने खोजा था नीम का दाना सीकर में, गलत बता दी। ठीक है, इसको अचिंसन ने खोजा। तो डिस्कवरी हिस्ट्री आपके
आगे इसका नियंत्रण दोनों करना पड़ेगा, क्या, सूत्रकृमि का और इसका, बैक्टीरिया का। तो लिख लीजिए इसके नियंत्रण के लिए करते हैं नियंत्रण। दोनों चीज़ें गर्म जल उपचार ब्राउन सॉल्यूशन अपना सकते हैं। और सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये जब खड़ी फसल में लग जाता है रोग, तो क्या किया जाता है, कार्बोसल्फान को लगने से पहले अपन बीज उपचार भी कर सकते हैं कार्बोसल्फान। तो कार्बोफ्यूरान 3G की मात्रा जो मैंने बताई है, लगने के बाद कार्बोफ्यूरान की 10 ग्राम पर हेक्टेयर, या फिर कार्बोफ्यूरान 3G ना मिले तो फोरेट 10G का उपयोग कर सकते की मात्रा कितनी, 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये भी ग्रेन्यूल साइज में, ग्रेन्यूल्स में। बैक्टीरिया के नियंत्रण के लिए किसका स्प्रे किया जाता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का। किसका करते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। और क्या करते हैं, स्ट्रेप्टो बैक्टीरिया। आगे आते हैं अपन, नंबर कितना हो गया, 5, नंबर 6 पर। अब आता है अपना मौल्या रोग। इन तीनों रोग में जो लास्ट टाइम मैंने बताए, इनमें भी ज़्यादा क्वेश्चन गेहूं से पूछे गए हैं। मौल्या रोग, ये भी सूत्रकृमि के द्वारा होता है। मौल्या रोग किसके द्वारा होता है, सूत्रकृमि द्वारा। और उस सूत्रकृमि को क्या कहते हैं, हेट्रोडेरा एविनी तो उसका साइंटिफिक नेम है, तो उसका सामान्य नाम है सूत्रकृमि का। जैसे ईयर कोकल उसका नाम था, एंगुइना टिटिसाई का, तो इसका नाम जो है सामान्य नाम वह सीरियल सिस्ट का नाम है। में बोलेंगे इसको गेहूं का पुटिकाकारी सूत्रकृमि। क्या बोलेंगे, गेहूं का पुटिकाकारी सूत्र का में से क्वेश्चन जेट में पूछा गया था, क्या नाम होता है, उसमें क्या हुआ था। तो इस पुटिकाकारी को इंग्लिश में सिस्ट। ठीक है, सभी सीरियल्स मोस्टली गेहूं और जौ में लगता है, लगता है गेहूं और जौ में। और जो पुटिकाकारी होती है इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिस्ट, इसको बोलते हैं सीरियल सिस्ट। इस नोमेटोड का क्या नाम है, एटेरोडेरा एविनी। क्या नाम है, एटेरोडेरा एविनी। इस रोग को खोजा था सर्वप्रथम वासुदेवा व सहयोगियों ने। नाइनटीन 1957 में नीम का थाना कहाँ पर आता है, सीकर से खोजा गया था, सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, खोजा था।
के नियंत्रण की बात कर लेते हैं अपन। जो कृमियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या अवेलेबल है? फिर कार्बोसल्फान द्वारा बीज उपचार कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरान या फोरेट द्वारा छिड़काव किया जा सकता है खड़ी देख लीजिए मलेरिया रोग का। कर लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगला रोग जो है नंबर 7, इसका नियंत्रण बता दिया मैंने, लिख देता हूँ मैं यहाँ। इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कार्बोफ्यूरान लिख लो। हाँ? के द्वारा नाम पूछ सकते हैं, मात्रा तो फिर भी नहीं पूछते, नाम पूछा जा सकता है। मात्रा तो आप नहीं भी हो तो कहने देना। कार्बोफ्यूरान 3G, ठीक है। अगर नाम याद हो जाए तो बढ़िया बात है, नाम तो पूछ ही सकते। मैं आप कर रहे हो तो ये सूत्रकृमिनाशी है जो मैं लिखा रहा हूँ, उसमें देखा करो कौन सा कवकनाशी सूत्रकृमिनाशी आ रहा है। ठीक है, नेमेटोड को कंट्रोल कर रहा है कार्बोफ्यूरान, क्या है? कृमिनाशी, कीटनाशी के रूप में दिया जाता है। इस तरीके से आप इनको नोटिस भी किया करो। नेक्स्ट जो रोग अपना आता है गेहूं का चूर्निल फफूंद रोग, चूर्निल आसिता बोल सकते हो, पाउडरी मिल्ड्यू बोल सकते हो। और साथ आसिता, पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्निल आसिता कहीं किसी भी फसल में लग जाए, सीधा से सीधा कवक द्वारा होता है। ठीक है, ऐसा कवक है ये, कवक के द्वारा होता है। एरिशाइपी है यार, एंग्यूनाटिक पता है ना, नेमेटोड होता है। एरिशाइपी टीटीशाई द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एरिशाइपी, कवक का नाम, क्या नाम है? सभी प्रकार के चूर्णिलासिता रोगों के, इनका देखो मुख्य लक्षण क्या है। ये रोग जिस फसल पर लगते हैं तो पत्तियों पर सफेद कलर का चूर्ण बन जाता है। ठीक है, सब में लगता है, जीरे में भी लगता है, जीरे में लगता है भाई, और सब फसलों में। इसके नियंत्रण के लिए क्या उपयोग करते हैं? देखो सल्फर डस्ट का उपयोग किया जाता है नियंत्रण हेतु। मैं नाम लिखा देता हूँ, अगर कंट्रोल आपको पूरा मात्रा लिखनी है लिखा दूंगा। सल्फर डस्ट, सल्फर छांटते हैं ना अपन रबी वाली फसलों में, मुख्यतः धनिया में, जीरे में, इनमें सल्फर, सब सल्फर छांटते हैं। सल्फर डस्ट ये आसानी से मिल जाती है। एक इसके नियंत्रण के लिए केरातिन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं मिले
तो इनके अलावा एक और आती कैलेक्सी। ये तीनों दवाइयाँ इस रोग के नियंत्रण के लिए प्रभावी मानी। तीनों का प्रभाव किया। नंबर 8 जो रोग है, नंबर 8 पर लिख लेग स्मट। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, नाम याद हो जाए तो ठीक है। कवक द्वारा होता है, लिखा देता हूँ हम तो आपको। प्यूरोसिस्टिस टिटिसाई कवक का क्या नाम है? प्यूरोसिस्टिस टिटिसाई द्वारा। नियंत्रण के लिए बीटावैक्स बीज उपचार काम में लिया जा सकता है, बहुत काम में लिया जा सकता है। एनकोजेब का स्प्रे किया जा सकता है। नियंत्रण में लिख लो ये मात्रा में आपको स्मट में लिखा चुका। बीटावैक्स की कितनी मात्रा लेते हैं, तो लगभग सेम अपन ये मात्रा उपयोग की जाती है। गेहूं की फसल पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में एक और रोग लगता है जिसको बोलते हैं हिलबंट रोग। नहीं पड़ा होगा तुम, हिलबंट रोग लगता है। नंबर 9 एक और लिख लो, मज़ा आ जाएगा याद करने में। ठीक है, ये तो और भी रोग हैं, इन्हें याद कर लोगे तो काम। देखिए हिलबंट जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगता है, बंट रोग है, पहाड़ी क्षेत्रों में लगता है। इसके दो कवक हैं, ये भी कवक द्वारा होता है। कवक के दो रोग कारक हैं, एक का नाम है टीलिथिया कैरिस, दूसरा नाम है टीलिथिया फाइटिडा। टीलिथिया नियंत्रण आप कर सकते हो इनका एनकोजेब का स्प्रे करके। एनकोजेब कार्बेंडाजिज्म का छिड़काव करके। ये तो हो गया आपके गेहूं के प्रमुख रोग। आराम से को याद करना है, के रोग कारकों को याद करना है और रोग कारकों के नामों को याद करना है। जो जीव हैं सूक्ष्म इसके द्वारा लगता है के नामों को याद करना है और एक उपचार याद करना। पढ़ते हैं गेहूं के प्रमुख कीट कौन कौन से कीट लगते। कीटों के बारे में आपने तो कीट तो आपको भंडारण में पढ़ा चुका हूँ, भंडारण में अलग लगता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गेहूं के कीट।
दीमक की। क्योंकि चले आता है दीमक। सब में लगता है बहुभक्षी। गाँव में मिट्टी में पाया जाता है, सामाजिक कीट कहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहता है। ठीक है। अंडे देने वाली मशीन कहा जाता है। ठीक है। और सफ़ेद चींटी भी कहा जाता है, वाइट एंट भी कहा जाता है। यही इसको राजस्थानी भाषा में कहा जाता है, क्योंकि सन 2012-13 का सुपरवाइजर का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया था। मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, मुझे नहीं पता था। पता था मुझे उदय क्या होता है भाई, हमने शब्दावली देखी। हाँ जानते हैं, देखा है मैंने। अरे ऐसे तो सब देखा है, देखा है, किया है सब। राजस्थानी शब्दावली है, मैं पता नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम मुझे भी पता नहीं था ऐसा कि एक आध शब्दावली आ सकती है जो पढ़ लेना, लिखवा देंगे। ठीक है। दीमक है, बहुभक्षी कीट है, सभी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, मृदा में पाया जाता है। कैसे रहता है? सामाजिक प्राणी, सामाजिक जीव भी कहा जाता है, क्योंकि उसका पूरा परिवार, सैनिक सब रहते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, रानी राजा मधुमक्खी की। ठीक है। और कॉलोनी बनाकर रहता है। ये इसको सामाजिक कीट कहते हैं। और सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़, दरवाजों पर लग जाता है। ठीक है। सब पे लगता है जहाँ पर नमी पाई जाती है। तो इसका नाम क्या है? ओडेंटोटर्मे। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस आइसोप्टेरा गण का प्राणी है, आपको शायद बताया होगा। जड़ों को खाकर नष्ट कर देता है। तो खाता है जड़ों को, जड़ों को ज़्यादा नुकसान, काट देगा। जड़ें ही काट दी तो आपके पैर काट दिए जाए, आप चल पाओगे? प्रकार पौधों की जड़ें कट गई तो आगे की क्रिया विधि सब भूल जाए, सूख जाता है पौधा, खड़ा की खड़ा। ठीक है। तो इसके नियंत्रण की अगर अपन बात करें दीमक का, तो दीमक का नियंत्रण तो आपको मैं इसी तरीके से बता रखा है। कैसे करते हैं? तो बीज उपचार कर सकते, दवाई से। ठीक है। कैसे बीज उपचार करना है? 4.5 ml मात्रा 1 किलोग्राम बीज मिला देते हैं, या 450 ml मात्रा 100 किलोग्राम बीज मिला देते हैं। ठीक है। ये मात्रा अपन बीज उपचार के लिए लेते हैं। अगर बीज उपचार नहीं किया जाता तो इसकी जो लिक्विड सस्पेंशन मात्रा है उसको सिंचाई जल के साथ खड़ी फसल में दिया जा सकता है। किसके साथ? सिंचाई जल के साथ खड़ी फसल भी दे सकते हैं। देख लीजिए नियंत्रण के नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया? क्लोरोफायरी फॉस द्वारा बीज उपचार @ कितना लेते हैं? 4.5 ml पर किलोग्राम, या फिर एक और मात्रा जो 450 से 450 ml पर 100 किलो बीज, लिख लो, एक ही बात है। या फिर सिंचाई जल के साथ क्लोरोफायरिफॉस किया जाता है। सिंचाई जल के साथ क्लोरोफायरी को खड़ी फसल में
ठीक है, मिश्रण हो गया, इसका हो गया दीमक का। नेक्स्ट जो कीट आता है गेहूं का वो है गुजिया बीवल। कौन सा है भाई? पर गुजिया बीवल मैंने आपको कल बताया था, कुछ ट्रिक बताई थी। इसके पीछे बीवल या बीटल लग जाए कौन से ऑर्डर में आता है? कॉलियोप्टेरा में। ये गुजिया बीवल भी कॉलियोप्टेरा का ही प्राणी है, कीट है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम कह सकते, साइंटिफिक नाम कह सकते, वो है टेन माइकस इंडिकस। क्या नाम है? टेन माइकस इंडिकस, जो कि गेहूं की प्रारंभिक अवस्था में या शुरुआती अवस्था में जब कल्ले फूटते हैं, टीलरिंग अवस्था में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे गेहूं का नर कहा जाता है। क्या नाम है इसका? टेन माइकस इंडिकस। नुकसान कब पहुंचाता है? गेहूं की प्रारंभिक अवस्था है। हाँ, टीलरिंग स्टेज। प्रारंभिक अवस्था मुख्यतः कौन सी स्टेज? कल्ले निकलते समय लिख भाई, हिंदी में लिख लो, कल्ले टूटते समय। कल्ले फूटते समय नुकसान पहुंचाता है, इसलिए क्या कहते हैं कि इसे नर्सरी का कीट भी कहा जाता है। जाता है। नर्सरी लगने वाला कदम को नियंत्रण लिख लीजिए। प्रारंभिक अवस्था में मतलब नर्सरी अवस्था में लगता है। नर्सरी कीट भी प्रारंभिक अवस्था या नर्सरी अवस्था में लगता है ना, छोटी अवस्था में। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान लेते हैं 5%, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से। नियंत्रण की बात करें 5%, 25 ग्राम एट द रेट ऑफ हो गया गुजिया बीवल। लिख लो भाई। बात करते हैं नेक्स्ट गेहूं का सैन्य कीट। आर्मी बॉर्म भी कहा जाता है। गेहूं का सैन्य कीट गाँव में सेम न सेपराटा हमें। ये जो कीट है सैन्य कीट इसलिए नाम रखा है, जब इसका प्रकोप होता है तो पूरी की पूरी फसल में जो भी पत्तियां होती हैं उनको सबको खाकर नष्ट कर देता है और केवल डंठल छोड़ता है। क्या छोड़ता है?
डंठल अकेला दिखाई देता है जब इसका प्रकोप होने पर पूरी की पूरी सेना लेकर निकलता है और सेना क्या करती है, गेहूं की पत्तियों को साफ कर देती है। तो जो फसल है वो केवल कैसी दिखाई देती है, पत्तियों रहित। कैसी दिखाई देती है, पत्तियों रहित फसल कैसी दिखाई, केवल एक डंठल नजर आएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सैन्य कीट, आर्मी वॉर्म, या इसको कटवॉर्म भी कह सकते हैं। गेहूं का कटवॉर्म भी कहा जाता है। नियंत्रण किस से किया जाता है, लिख लीजिए है। के प्रकोप से क्या हो जाता है, पत्तियों रहित हो जाता है, हो जाती है फसल। नियंत्रण के लिए आप क्यूनॉल फॉस 25 इसमें लगा होता है, वो लिक्विड का मतलब होता है अनसीफाइबल कंसंट्रेशन। ठीक है, कि 1 लीटर मात्रा हेक्टेयर उपयोग की जाती है। कपड़ा बीटल जो आपको मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है, भंडारित में लिखा चुका हूँ। और लिख लीजिए गेहूं का नेक्स्ट जो है गुलाबी तना छेदक, कीट का नाम है सिसेमिया इन्फेरेंस। का नियंत्रण सैन्य कीट के समान ही है। ये हो गए गेहूं के, इसके समान ही लिख लो, नियंत्रण जो है इसका समान, किसके समान, सैन्य कीट के। इसके इसमें गेहूं में भूरा फुदका भी लगता है, अन्य कीटों चेपा माऊ भी लगता है, लग ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम पहुँचा। देखो लिख लेना, भूरा फुदका है, गेहूं का माऊ कीट है। चेपा पे शहरी सिमी,
आपके लग जाते। अपन बात करते हैं अब इसके कटाई एवं भंडारण। कटाई एवं भंडारण है कार्य की विकार होते हैं फिजियोलॉजिकल। ठीक है, गेहूँ में विकार का भी तो है नहीं कार्य। ज़्यादातर पोषक तत्वों की कमी या अधिक ही नाइट्रोजन की कमी मिल जाएगी आपको। दूसरा कोई ऐसा रोग नहीं है कार्य की विकार से। ठीक है, तो ध्यान में आएगा जब बताएं। कटाई एवं भंडारण। कटाई के लिए कई सारी मशीन आ चुकी। फाइन हार्वेस्टर एक दिन में 25 बीघा जमीन काट सकते, ज़्यादा भी काट देते। एवरेज बता रहा हूँ, 50 तक जो एक जगह मिल जाए तो 50 तक भी काट दे, वो मिलने के ऊपर। कटाई एवं आप कटाई की बात कर रहा हूँ, गेहूँ की कटाई कब करनी चाहिए? जब गेहूँ की फसल में 30 से 25 नहीं हो तब हमें कटाई कर लेनी। फसल है उसके दाम 30 से 25 नमी पर गेहूँ की कटाई करते हैं और गेहूँ के बीजों को अच्छी तरह सुखाकर उनमें 10 से 12% नमी रखकर भंडारित किया जाता है। ठीक है, कटाई के लिए आप मजदूरों से भी कर सकते, मशीन और रीपर द्वारा भी किया जा सकता है, मोवर द्वारा भी किया जा सकता है, और मशीन कंबाइन हार्वेस्टर जो कटाई करके तुरंत बीज निकाल के भूसा बना के दे देती है आपको। ठीक है, और थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर यूज किया जाता है, ये तो मत पता ही होगा। कटाई एवं भंडारण में लिखिए गेहूँ की कटाई के लिए कब करते हैं गेहूँ की कटाई? खानों में 20 से 25% नमी होने। इसके दानों को कटाई के बाद क्या करते हैं? अच्छी तरह सुखाकर भंडारित कब किया जाता है? 10 से 12% सुरक्षित भंडारण किया जाता है। तो सुखाकर 12%। फिर अपना बात कर लेते हैं गेहूं की उपज होती है। गेहूं की वो होती है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त। ठीक है, क्या आपका गेहूं हो गया कंप्लीट। हलिंग परसेंट, हलिंग परसेंट वो सेलिंग हलिंग परसेंट राइस में होता है। इसमें दाना एवं भूसे का अनुपात निकलता है। ठीक है, वो होता है दाने एवं भूसे का अनुपात 1:1.5 लिखाया हुआ है मैंने, कल परसों ही लिखा दिया था ना। है 1 दाने एवं भूसे का अनुपात 1:1.5। ठीक है, हाँ, ये तो अपना। अब बात करते हैं अपन अगली फसल है।
क्या आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर अपन अगली फसल की, धान की। टॉप नंबर धान है, धान के बाद गन्ना आएगा, मूंग मूंगफली आएगी, कपास आएगी, और एक दो फसल सोयाबीन वगैरह, इतनी बड़ी नहीं है। गेहूँ, धान, गन्ना, कपास, चार फसलें थोड़ा बड़ी हैं। गेहूँ ज़्यादा बड़ा हो गया तो आधा भी कर सकता था मैं। यह है कि इसको पढ़ लोगे, अब बाहर आना जाना नहीं है, कवर सब कर लिया, सिरे में बंद कर दिया, इससे बाहर तो क्या हो गया। जाएंगी बस ये गेहूँ और धान होते ही। चलो धान की बात करते हैं अपन। जब धान का बीज चावल हस्क द्वारा कवर होता है, हस्क बोलते हैं किसको, छिलके को। छिलका जो होता है हस्क किससे बना होता है, लेमा और पेलिया जो भाग होते हैं उसके द्वारा बनता है हस्क। की हलिंग प्रतिशत निकाली जाती है, जो 60% का अलग करते हैं, जो आप अभी बात कर रहे थे। सबसे पहले अपन धान की बात करें तो धान भी एक प्रमुख खाद्यान्न फसलों में मानी जाती है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। धान का उपयोग भारत में सर्वाधिक किया जाता है। उसके बाद गेहूँ का, विश्व में गेहूँ का सर्वाधिक करते हैं, और का सेकंड नंबर। बात की जाए तो इसके सभी क्षेत्रफल में सब जगह उगाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वनस्पति। वनस्पति नाम क्या है, क्या ये तो क्या है, वनस्पति। कुल की बात करें तो ये भी घास कुल ग्रैमनी कुल का पादप है। उपकुल की बात करें तो जो ही ग्रैमनी कुल का जो उपकुल है वही इसका कुल आ जाएगा, वैसी। ठीक है। गुणसूत्रों की अगर बात करें तो इसमें 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उत्पत्ति की बात की जाए तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी एशिया। जैसे गेहूं का दक्षिण पश्चिमी एशिया है, इसका दक्षिण पूर्वी एशिया। है यहाँ पर किसको माना जाता है, इंडो बर्मा को। है महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप नाम पढ़े हैं तुमने, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अपन किस महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में। अब उस महाद्वीप का कौन सा भाग है, एक तो दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी, उत्तरी, ये सब होते हैं। कोई दक्षिण पूर्वी होता है, कोई दक्षिण पश्चिमी होता है, उत्तरी पूर्वी होता है। ठीक है। और कोई उत्तरी पश्चिमी। इस तरीके से भाग, कौन से भाग में कौन से देश पाए जाते हैं उसका नाम दिया जाता है। हाँ, जो बर्मा का क्षेत्र, इंडिया और बर्मा का जो क्षेत्र आता है उसकी बात की है। देखा होगा तो नक्शा देखना आप कभी, कहाँ बर्मा है, पहले बर्मा इंडिया का ही था, सब अलग हुए हैं। दक्षिण पश्चिम क्या है इसका, दक्षिण पूर्वी एशिया किसका वानस्पतिक नाम है,
दान का। अगर बात करें इसके पुष्पक्रम की तो इसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? पेनिकल कहा जाता है। और इसके फल का प्रकार कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस सब में अनाज वाली फसलों का कैरियोप्सिस। पुष्पक्रम लिखिए। फल का प्रकार परीक्षण भार गेहूं का कितना होता है? 40 ग्राम। और धान का कितना होता है? 25 ग्राम होता है। बासमती धान का अलग होता है, 21 ग्राम का। आगे लिख लीजिए परीक्षण भार। धान का जो परीक्षण भार होता है, कि धान का अब बात की जाए इसकी प्रजातियों धान की। विश्व में लगभग धान की 24 पाई जाती है। 24 प्रजातियां, जिनमें केवल 2 प्रजातियां खेती योग्य है, या इन 2 प्रजातियों को ही उगाया जाता है। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं विश्व में? लगभग कुल धान की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये विश्व में आती हैं। केवल जातियों पाया जाता है। जातियां कौन कौन सी हैं? एक तो है एशियन धान। ये कौन सी है? अफ्रीकन धान। दोनों प्रजातियों से पूरे विश्व में एशियन धान उगाई जाती है, और जो अफ्रीकन धान है वो केवल अफ्रीकन देश में उगाया जाता है। एशियन धान का वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। और अफ्रीकन धान का ओराइजा ग्लेबेरिमा। क्या है? ग्लेबेरिमा का नाम लिख लीजिए। का जो वानस्पतिक नाम है दोनों
ये तो कहाँ उगाई जाती है? अफ्रीका में। और ये पूरे विश्व में उगाई जाती है, पूर्ण विश्व में। ये कहाँ पर उगाई जाती है? ये केवल अफ्रीकन देशों में उगाई जाती है। तो एशियन धान है अपना, सर्वाधिक रूप से उगाए जाने वाला धान की 3 उपजातियां पाई जाती हैं। ये 3 उपजातियां कौन सी हैं देखो। चलो आगे लिख देता हूँ, ठीक है नहीं। एशियन धान की पहले तो है इंडिका, ये इंडिया में उगाई। इंडिका ये जापानी का, जो कि जापान में उगाई जाती है, जिसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तीसरी है जावानी का, जो कि उगाई जाती है, जिसको बालू धान कहा जाता है। इंडिका मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है? भारत में उगाई जाती है, इसको लिख लें। जापानी का कहाँ पर उगाई जाती है? जापान में। ठीक है, धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। ये जो धान होती है ना, मैं इस धान की उत्पादकता सर्वाधिक। ये कहाँ उगाई जाती है? इंडोनेशिया। इसे बालू धान भी कहा जाता है। बालू धान भी। बालू धान, ये तो हो गई एशियन धान की 3 उपजातियां। कहीं भी आपको जापानी का मतलब उत्पादकता अगर पूछ ली जाए या बालू धान कैसे कहते हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हो। बात करते हैं अपन थोड़ा सा अब क्षेत्रफल व वितरण। धान को सर्वाधिक रूप से एशिया में उगाया जाता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल धान का भारत में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो वह वितरण की बात की।
जैविक धान की विश्व की खाद्यान्न फसल है जो कि कहाँ पर उगाई जाती है, तो इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल लिखो, धान का विश्व सर्वाधिक क्षेत्र। क्षेत्रफल में तो भारत प्रथम स्थान पर है। भारत कहाँ पर है? भारत में। और उत्पादन की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान आता है भारत का, पहला किसका है? चाइना। धान का विश्व सर्वाधिक में होता है भाई। भारत का दूसरा स्थान है। ये प्रशांत क्षेत्र में या एशिया महाद्वीप में इसको सर्वाधिक रूप पाया जाता है। वैसे विश्व में सर्वाधिक धान की खेती कहाँ की जाती है? क्षेत्रफल में तो भारत, उत्पादन में चीन। विश्व के सभी भागों में भी इसको उगाया जाता है, ठीक है। और विश्व में भी बात की जाए तो एशिया क्षेत्र को उगाया जाता है। आगे बात करते हैं धान का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। तो धान भी एक खाद्यान्न, ठीक है, भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है। इसके अंतर्गत 77 से 79% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे 7% प्रोटीन पाया जाता है। और सभी प्रकार के खाद्यान्नों में सबसे कम प्रोटीन धान में आता है। सब, हाँ, 6 से 7 प्रोटीन पाया जाता है। इसके प्रोटीन को ओराइजीन नाम से ओराइजीन, जैसे गेहूं की प्रोटीन ग्लूटीन कहलाती है, इसकी प्रोटीन ओराइजीन कहलाती है, ठीक है। और इसमें सर्वाधिक खाद्यान्न का, सब जो खाद्यान्न होते हैं इसमें सबसे कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? धान में। तो इसका महत्व क्या है? लीजिए, कार्बोहाइड्रेट 77 से कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 79% पाया जाता है। प्रोटीन 7%। क्या कहा जाता है? ओराइजिन का क्या कहा जाता है? ओराइजिन कहते हैं। तो धान की प्रोटीन जो कि सभी सीरियल्स में कम होती है, सभी खाद्यान्नों में सबसे कम पाई जाती है। बात करें धान में वसा, 2.2 से 2.5% पाई जाती है। 2.2 से 2.5% वसा भी धान क्या है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या इम्पोर्टेंस भी अपन कह सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं धान की जलवायु की। ये भी बात करते हैं तो धान, सबसे पहले धान में कौन सी जलवायु में उगाया जाता है? तो ये खरीफ में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है। खरीफ में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसके लिए उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु? उष्ण व नम जलवायु। और ये शीतरी व शॉर्ट डे प्लांट कहलाता है। धान कौन सा? शीतरी व लघु दिवस प्रभावी पौधा कहलाता है। तो लिखिए ये खरीफ ऋतु की प्रमुख खाद्यान्न जिसे उष्ण कम जलवायु पाया जाता है। जलवायु में उगाया जाता है उष्ण व नमी। धान शीतरी व लघु दिवस प्रभावी, लघु दिवस प्रभावी का मतलब होता है कि इसके पुष्पन के समय 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। पुष्पन के समय SDP शॉर्ट डे प्लांट पादप है। के पूरे जीवन काल में या धान की वृद्धि, विकास एवं परिपक्वन पूरे जीवन काल में 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान युक्त माना जाता है। क्या माना जाता है? 20 से 32 सेंटीग्रेड तापमान युक्त माना जाता है। इसकी के लिए लिख लीजिए तापमान। ठीक है, 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान युक्त माना जाता है। अंकुरण के समय को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। धान के अंकुरण के समय, हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा अंकुरण के समय के 30 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता, तापमान की आवश्यकता। इसके फ्लावरिंग पुष्पन के समय 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। पाँच से पाँच अब लिखते हैं मृदा, और लिख लेते हैं फिर खत्म।
धान क्या है, अम्लीय मृदाओं में आसानी से उगाया जाता है। कौन सी मृदाओं में? ऐसी मृदाएं या अम्लीय मृदाएं, हल्की अम्लीय मृदाओं में इसको आसानी से उगाया जाता है जिनका पीएच 4 से 6 के बीच होता है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि अम्लीय मृदाओं में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जैसे फास्फोरस, निकिल, सिलिकॉन, जिंक, ये सारे पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए धान की खेती अम्लीय मृदाओं में या हल्की अम्लीय मृदाओं में की जाती है। कीजिए, धान की खेती के लिए ये मृदा इनका पीएच मान 4 से उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि धान के लिए आवश्यक तत्व जैसे जिंक, सिलिकॉन, फास्फोरस है, फेरस अम्लीय मृदाओं में आसानी से उपलब्ध होता है। ये हो गया आपका धान का थोड़ा सा टिप इंट्रोडक्शन, आगे की क्लास में करेंगे अपन।